नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें जहां होती हैं बिल्कुल खुलकर। और आज बात हम करेंगे एक नए सर्वे की। हम सर्वे कहते ही मुझे खुद को हंसी आ गई। आजकल लोग ऐसे ही रिएक्शन दे रहे हैं सर्वे के नाम पर, लेकिन एक सर्वे हुआ है। CSDS एक प्रतिष्ठित संस्था है देश की, उसने एक ये सर्वे किया है और महाराष्ट्र को लेकर के सर्वे है। और इसमें कोई वोट शेयर या सीटों का आंकलन ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये बताया गया कि भाई इस फलानी जाति में, इस वर्ग के अंदर इस महायुति को या महाविकास आघाड़ी को लेकर के रुझान ज़्यादा है, या इनमें वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, इनमें कम लोकप्रिय हैं। किस सरकार का काम बेहतर लगा आपको, एकनाथ शिंदे की सरकार का या उससे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कौन बेहतर चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का, मुद्दे क्या है, ये तमाम बातें उसके अंदर। तो एक इंडिकेशन तो मिल ही जाता है कि भाई अब 20 दिन बाद जो है, 1 महीने के बाद वोट पड़ना है, तो क्या सोच रहा है वोटर, इसका एक अंदाजा उससे लगता है। और उस पर हम लोग आज बात करेंगे। प्रोफेसर संजय कुमार जी CSDS से बस मेरे कहते कहते ही शायद एंटर हो ही जाए, नहीं तो एक आध मिनट में आ जाएंगे वो। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरीके से। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आ गए अपने भारत दौरे के बाद। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका भी। सर सर्वे आ गया, एक और सर्वे आ गया। अब सर कैसे देखें सर्वे को? वैसे आप सर्वे पे कुछ यकीन करेंगे ही नहीं? नहीं देखिए, पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है कि CSDS इससे पहले भी, चुनाव से पहले इस तरह का सर्वे करता था क्या। अक्सर उनका चुनाव बाद सर्वे होता है, पोस्ट पोल सर्वे होता है, जो ये आंकड़े देता है कि किस जाति के, किस वर्ग के लोगों ने कितना किसको समर्थन किया। ये चुनाव से पहले का सर्वे है। अब सवाल ये है कि क्या लोग मन बना चुके हैं? एक बड़ा मतदाता वर्ग होता है जो चुनाव से काफ़ी पहले मन बना चुका होता है कि किसका समर्थन करेगा, किसका नहीं करेगा। लेकिन एक फ्लोटिंग वोटर भी होता है। तो ये पूरी तस्वीर नहीं पेश कर सकता इस तरह का कोई सर्वे, कि अगर हमने मन नहीं बनाया है कि हमको इसको वोट देना है या नहीं देना है, उस समय अगर आप पूछ रहे हैं, हो सकता है हम बता दें कि शांतनु जी को वोट देंगे लेकिन वोट के समय ना दें, तो उसमें फिर गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब इसका परसेंटेज कितना है, फ्लोटिंग वोट कितना है आज की तारीख में, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख में कितना है, इस पर निर्भर करेगा कि कितना ये सर इन सारे सवालों के जवाब जो व्यक्ति दे सकते हैं वो आ गए प्रोग्राम में। प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज बैठिए। हमने आपकी गैर मौजूदगी में 1 मिनट चर्चा कर ली सर। बस ये दिल्ली का ट्रैफिक है। कोई बात नहीं सर, ठीक है, तो चलता है इतना तो सर वो मैं कह रहा था कि मैंने व्यूअर्स से कहा एक सर्वे आया और मेरी खुद की हंसी निकल गई। माफी चाहता हूँ, आपके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। CSDS का नाम बहुत प्रतिष्ठित है, मैंने ये भी कहा था साथ साथ, लेकिन तो कई चीजों पे निकलती है। मुझे आपने कैसे समझा कि CSDS का सर्वे आया और मेरी हंसी निकल गई? मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आप सर्वे पर हंस रहे हैं, किसी और चीज पे हंस रहे होंगे, इसकी भी गुंजाइश। सर्वेस पर हंस रही है दुनिया, सर्वेस पर हंस रही है दुनिया। दुनिया तो कई चीजों पर हंसती है। मतलब लोगों का एक विश्वास सा उठा है सर्वे से। मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, और इसके लिए जिम्मेदार मतलब क्यों कर रहे हैं? इस विश्वास को जगाने के लिए या विश्वास को और ताकि इस प्रोग्राम को लोग कितनी गंभीरता से देखें। अच्छा, इसलिए ये चर्चा हो रही है सर, क्योंकि अब एग्जिट पोल इतनी बार गलत हो गए। अभी मतलब लोकसभा चुनाव में गलत हुए थे, उसके बाद लोगों ने कहा। आपने कितनी बार की गलती होने की? सर ये तो अक्सर ही होने लगा अब तो, और लोकसभा चुनाव के बाद अक्सर और गिनती में बहुत फर्क है। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत हुए। ना बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, और हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए इस पे। और चर्चा जरूर करनी। देखिए क्रिकेट में एक बात कहते हैं कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स। नहीं सर, स्पेशली हरियाणा के पोल्स जो गलत हुए। लोकसभा का हुआ तो लोगों ने कहा चलो, लेकिन एक ट्रेंड तो था कि भाई मोदी सरकार लौटेगी। सही बात है। हरियाणा में तो ट्रेंड भी गलत हुआ। हाँ बिल्कुल, ट्रेंड भी गलत हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो कोई और 2004 में इससे पहले हुआ था कि सब एक साथ गलत हो गए, वरना होता ये था कि कोई सही कोई गलत। बिल्कुल 2004 अलग अलग राय रहती थी, एक सरीखी राय जो है सभी सर्वे। संजय जी मैंने आपको बताया, प्रोफेसर संजय जी हैं, तो वो ये साइंस ऑफ डेटा, साइंस ऑफ पोल पढ़ाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। तो कोई बुनियादी गलती करने लगे हैं पोस्टर सर क्या, या लोग नहीं सच बताने लगे हैं जब सवाल पूछे जाते हैं? देखिए, जब तक अब मैं अपने मरीज के बारे में तो बता सकता हूं। मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैंने एक मरीज को देखा है, तो मैं ये बता सकता हूं कि इसकी क्या बीमारी है। जब दूसरे मरीज को मैंने देखा नहीं है तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि उसकी बीमारी क्या है, उसकी मौत किस लिए हो गई, या उसका क्यों इलाज नहीं हो रहा है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अपने मतलब जिस विधि से हम सर्वे करते हैं, तो हमें लगता है, ये निश्चित है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा में हमारा बहुत अच्छा सर्वे था, हम ऑफ द मार्क थे, लेकिन याद कीजिए हमने क्या कहा और क्या आया। हमने कहा 37% वोट बीजेपी को आएंगे और बीजेपी को
2.8% उससे ज़्यादा वोट आया, 39.8% वोट। हमने कहा कांग्रेस को 42% वोट आएगा और कांग्रेस को 2.8% वोट कम आया। ये 3% से भी अंदर में एक पार्टी को हमने 2.8 से अंडर एस्टिमेट किया और दूसरी पार्टी को 2.8% से ओवर एस्टिमेट किया। ये एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जायज़ है, ऐसा ही होना चाहिए, इससे अच्छा सर्वे नहीं हो सकता। इससे कई बेहतर सर्वेज हमने किए हैं, इससे भी छोटे सैंपल से। तो मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना हाहाकार मच गया कि मतलब सारे सर्वेज गलत हो गए। सर्वेज एक अनुमान लगाता है लोगों के ओपिनियन, एटीट्यूड को। गलतियां कहां हो रही हैं कि लोग ये जो सीटों का जो अनुमान जब शुरू हो गया जी, वोट सीट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रेंज है। आप देखें 19% वोट लेके कांग्रेस को 19.6% वोट था लोकसभा 2014 के चुनाव में, और उनको सीटें कितनी आई थी? 44 सीटें। उसके पहले का चुनाव याद कीजिए, उसके पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत था 18.6, 1% कम। वही देश, वही चुनाव, वही प्रणाली, सब कुछ वही, और बीजेपी को 116 सीटें आई थी, 3 गुना ज्यादा सीटें आई थी। तो वोट प्रतिशत का तो आपने आकलन कर लिया, लेकिन उसको जब सीटों में तब्दील करते हैं वो बड़ा हाहाकार हो रहा है। और जो सीटों में जो तब्दील करने की जो विधि है उसमें उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वे के जो वोट शेयर के जो अनुमान है, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं भी जो पूरे जिस तरह से एग्जिट पोल हो रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं उसका समर्थक नहीं हूं। क्यों? जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, सवाल को ठीक से सुनिए। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उस विधि की एक तरह से उसकी चर्चा नहीं हो रही है। किसने अचानक अभी हरियाणा के सर्वे आए, एग्जिट पोल आए, और तमाम ऐसे 4-5 नाम आए जिसको हमने कभी पहले सुना नहीं, लेकिन तमाम टीवी चैनलों ने उसको दिखाया। ना उसके बारे में पहले कभी सुना, न शायद आगे सुनेंगे। उन्होंने अपनी विधि की कोई चर्चा नहीं की कि उन्होंने कहाँ सर्वे किया। बेसिक तो विधि बताएंगे, विधि का कोई चर्चा नहीं। वोट शेयर एस्टिमेट नहीं है कि भाई वोट शेयर क्या आया, सिर्फ एक नंबर आ गया, फ्लैश हो गया, और उस पर हम सब लोगों ने तमाम चर्चाएं की। ये वैसा ही है कि एक आप डॉक्टर के पास जाएं, आप कहें कि मुझे बुखार है, और डॉक्टर आपको ना देख रहा है, वो फ़ोन पर लगे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर ऐसा करते हैं, लेकिन कैसा हमें लगता है कि डॉक्टर अपने फ़ोन पर बिजी हैं और वो आपकी बात भी नहीं सुनी उन्हें, आप बता रहे, लेकिन वो उन्होंने तब तक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और आपको दे दिया, तो गड़बड़ और आप होगी। पूछ रहे हैं कि गड़बड़ नहीं, उस पर भरोसा नहीं होगा। हो सकता है वो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी आप उससे ठीक हो जाएंगे, तो उस दिन आपको लगेगा या वाह वाह बहुत अच्छा डॉक्टर। लेकिन जब आप ठीक नहीं होते तो आपको कहते हैं क्या बेकार का डॉक्टर था, वो तो बात भी नहीं सुन रहा था। तो जब यही एग्जिट पोल XYZ जो एग्जिट पोल लेके आते हैं, जब उनके नंबर्स हिट हो जाते हैं तो हम उनको रातों रात स्टार बना देते हैं, कहते हैं वाह क्या बढ़िया एग्जिट पोल किया है। आपका तो खराब है। विधि बताने की बहुत ज़रूरत है। इसी के लिए मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ जिस तरह से एग्जिट पोल किए जा रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। एक प्रश्न है मेरा, 2014 का लोकसभा चुनाव, उसमें सभी ने जैसे अलग अलग सर्वे कंपनियां, कुछ नोन है कुछ अननोन लोग, हर चुनाव में नई कंपनियां आती हैं। उसमें एक नोन कंपनी जो जिसको आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित कंपनी, उनके जो मालिक कहें, डायरेक्टर जो भी थे पद पर, सबसे बड़े पद पर, उन्होंने एक बात कही, उनका सर्वे जो है वो गलत हो गया। जितना रिजल्ट आया जिस तरह का, उस तरह का प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जब सर्वे करते रहे हैं तो बीजेपी के जो नंबर्स आते हैं या वोट परसेंटेज आता है उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी का वोटर ज़्यादातर शहरी है और ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है और अक्सर उसमें से बहुत से लोग वोट नहीं करते। तो उसको हम जो है बैलेंस करने के लिए कम कर देते हैं। अब बीजेपी का जो जनाधार है वो बदल गया है, उसको रूरल वोट अच्छी खासी मात्रा में मिलने लगे हैं और वो उस तरह से वोकल नहीं है जैसे शहरी वोटर है। तो क्या इस तरह की किसी और पार्टी के साथ भी इस तरह का हो रहा है, कुछ इस तरह की कोशिश में उसको सुधारने की कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा सही के करीब पहुंचने की कोशिश में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। आमूमन जब हम सर्वे करते हैं
तो जो कहते हैं जो रॉ मटेरियल ग्राउंड से आता है तो नॉर्मली आमूमन उसको सीधा पेश नहीं किया जाता है। आमूमन ऐसा करते हैं, कम से कम हम तो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने 5,000 लोगों का सर्वे किया जो कुछ भी आया उसको हम तराशते हैं, उसको आप सजाते हैं, संवारते हैं। सजाने संवारने का मतलब है ये कुछ बैलेंसिंग, पिछला आंकड़ा क्या था, कहाँ हम गलत होते रहे हैं, ये जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार किसी एक पार्टी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, पिछले चुनाव में क्या रही है, इन सब चीज़ों को देख के उसको कहते हैं सजाना संवारना, बैलेंसिंग करना। बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी जो सर्वे करने वाली, क्योंकि दूसरों के प्रक्रिया के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन आमूमन ऐसे ही किया जाता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। चीज़ें आती है उसको आप समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद पेश करते हैं। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस फर्श पे टाइल्स लगानी है और टाइल्स के अलग अलग साइजेस हैं, जब फिट नहीं हो रहा है तो कई बार आपका कारीगर उस टाइल की कोने को काटता है फिट करने के लिए, और काटने में कभी कभी गलती हो जाती है और थोड़ा ज़्यादा कट जाता है और वो अच्छा फिट होने के बदले और वो गैप छोड़ देता है। ऐसी गुंजाइश भी होती है और कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हमसे हुई है, होती रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि ये सब सर्वे फर्जी है। कम से कम हम तो अपने बारे में नहीं कहते और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कोई फर्जी काम नहीं करते, गलतियां हो सकती हैं। सर अब जरा इस सर्वे की बात हम लोग कर लें। ये सर्वे लोकनीति CSDS और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने किया है और इस सर्वे में महाराष्ट्र के अंदर वोट शेयर नहीं निकाला गया है। सीटों का प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से आप वैसे भी नहीं करते ना, सीटों का प्रोजेक्शन तो इसमें वोट शेयर भी नहीं निकला, लेकिन आपको कई सवालों के जरिए एक इंडिकेशन वोट शेयर निकला नहीं ऐसा नहीं है, वोट शेयर तो जरूर निकलेगा, आपने जारी नहीं किया, क्योंकि आप तो सवाल पूछेंगे। देखिए जैसे सर्वे का, इलेक्शन सर्वे का वो एक तरह से हार्ट है, आप वोट किसको देंगे या आपने वोट किसको दिया। आपका सब सर्वे, आपने सारे सवाल पूछे और अगर वही सवाल नहीं पूछा तो इलेक्शन का बिल्कुल कोर होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, सब कुछ अच्छा था, हार्ट फेल हो गया तो आदमी मर जाता है। तो सर्वे में वो डेटा आपने भी सार्वजनिक नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, इसके कारण है यही सब भ्रांतियों के कारण। क्योंकि आज आप एक डेटा जारी करें और उसके बाद 2 महीने 1 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, क्योंकि सर्वे आज की स्थिति बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि चुनाव जीतेगा कौन, इसके बाद तो कई चीजें होने वाली हैं। वो आपने ये भी बता ही दिया भी वोट शेयर और सीटों का आज बहुत आसान गणित रह नहीं गया। अब सर इसकी की फाइंडिंग्स मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके और हम लोग डिटेल में जाएंगे। शांतनु जी, सर मैं कुछ गलत कोट कर रहा हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने वो डेटा सब चीज याद नहीं है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, जैसे ज्यादातर वोटर जो महायुति की सरकार बीजेपी की, शिंदे सेना की और एनसीपी की चल रही है, उससे वो अपने आप को संतुष्ट या समवॉट संतुष्ट बता रहे हैं, लेकिन उनके कंसर्न्स हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इस सरकार से शिंदे सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया, लेकिन जिनको उसका लाभ मिला, उन्होंने जिनको लाभ नहीं मिला उनसे कहीं ज्यादा बढ़ के वोट कर दिया और बहुत ज्यादा, ऐसा भी सर्वे ने नहीं पाया पिछले इलेक्शन के अंदर। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसको लोग राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहतर बता रहे हैं और सामाजिक सौहार्द के लिए भी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को वो बेहतर बता रहे हैं। और इस मायावती सरकार के लिए महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार की रोकथाम, अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि करप्शन को इशू भी बताया और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भी महिला सुरक्षा के साथ साथ मायावती की सरकार की ओर ही रुझान वो लोग बता रहे हैं। सर बाय एंड लार्ज इस सरकार के कामकाज पर क्या रिएक्शन है जनता का? बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि वोटर काफी बटे हुए हैं। अगर आप एक सवाल देखें कि सरकार के कामकाज से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं या पूरी तरह असंतुष्ट हैं, तो सरकार के कामकाज से 20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और 18% लोग कहते हैं कि पूरी तरह असंतुष्ट हैं। कई सवालों पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वोटर लगभग 2 खेमे में बटे हुए हैं और वो खेमा लगभग बराबर बराबर है, जो ये संकेत देता है इस वक्त। और ये सर्वे कब किया गया था? 24 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच, जब चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई थी। उस वक्त बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। दोनों जो धड़े हैं, जो 2 गठबंधन हैं, वो बिल्कुल आमने सामने खड़े दिखाई पड़ते हैं। आप किसी भी तरह से अगर आप इसका विश्लेषण करें इन आंकड़ों का, तो आपको यही दिखेगा कि बहुत कांटे का मुकाबला इस वक्त दिखाई पड़ता है। आप जातिगत भी देखें तो कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसमें महायुति को लीड मिल रही है और कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां पर जो दूसरा गठबंधन उसको लीड। सर इसमें थोड़ी सी, क्योंकि आपने जिन वर्गों के अंदर समर्थन जो दिखाया है
उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ओवरलैपिंग दिख रही हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए थी। जैसे आपने बताया कि युति की अगर बात करें, सरकार में जो 3 पार्टियां हैं तो वो अपर कास्ट में आगे हैं। अपर कास्ट में 45% की लीड है उनके ऊपर। मतलब ऑपोजिशन, दूसरे विरोधी के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। मराठाओं में 18% की लीड है, अन्य ओबीसीज में 16% की लीड है, दलितों में 7% की लीड है। तो मतलब अपर कास्ट, मराठा, अन्य ओबीसी, दलितों में महायुति, महाविकास आघाड़ी के आगे है। अपर क्लास में, रिच वोटर्स में, इनमें भी आगे बताया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सर, अपर कास्ट, मराठा, ओबीसी, दलित। मतलब इसमें शेड्यूल कास्ट ट्राइब को छोड़ दें अगर, तो ऑलमोस्ट सभी आ जाता है। अब आप मुस्लिम वोटर। अब मैं दूसरा पढ़ता हूँ, दूसरा पढ़ता हूँ। यही सवाल था कि क्या कहीं कोई ओवरलैपिंग है। अब महाविकास आघाड़ी का मुस्लिम वोटर्स में 48% पॉइंट की लीड है, बुद्धिस्ट, नियो बुद्धिस्ट में 44% की लीड है, आदिवासियों में 30% की लीड है, गरीबों में अमंग पुअर क्लास में 11%, अमंग लोअर क्लास 5%। सर ये नहीं थोड़ा समझ में, पुअर क्लास और लोअर क्लास, आदिवासी और ओबीसी इधर लिखा है तो लोअर क्लास से थोड़ा, और किसानों में 11%। अब क्या है कि ये एक्सक्लूसिव कैटेगरीज नहीं है, ये ओवरलैपिंग कैटेगरीज होंगी। ओवरलैपिंग का मतलब जो मराठा होगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो दलित है वो पुअर क्लास में भी होगा। वो 2 अलग अलग कैटेगरीज है। उन्हीं जैसे हम लोगों ने मान लीजिए 4000-3000 लोगों का सर्वे किया, तो जातिगत आधार पर देख रहे हैं, और फिर उन्हीं लोगों को जब हमने क्लास के आधार पर बांटने की कोशिश की तो एक जाति में भी उनकी जिनका जिक्र हो रहा है वो क्लास में भी जिक्र होगा। तो ओवरलैपिंग कैटेगरी है। जो पुअर और लोअर की बात हो रही है, गरीब और लोअर, हम सारे वोटरों को उनके 3-4 चीजें हमने उनसे हम हमेशा पूछते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। एसेट्स, उनके परिवार के पास क्या चीजें हैं, उनकी आमदनी कितनी है, घर कैसा है, किस तरह के मकान में रहते हैं। इन 3-4 चीजों के आधार पर हम मतदाताओं को 4 क्लास में विभाजित करते हैं। गरीब, उसके ऊपर लोअर, उसके ऊपर मिडिल, और उसके ऊपर आप रिच कह लें, अपर मिडिल क्लास कह लें। तो ये दिख रहा है कि जो निचला तबका है, जो लोअर क्लास और पुअर जो है, उसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने लीड ली है। लेकिन जो दूसरा अपर क्लास जो है, जो टाइनी सेक्शन है, गरीबों के मुकाबले, तो उनमें महायुति को लीड है। लेकिन अगर इनको आप एक सवाल है मेरा इसी में कि जब आप कास्ट और क्लास दोनों में रिस्पांस लेते हैं, नहीं, रिस्पांस क्लास और कास्ट में नहीं लेते हम, नहीं, अच्छा, उसको डिवाइड करते हैं, हम अपने आप लेने के बाद जो है अपने आप करते हैं। तो उस डेटा में कोई फर्क दिखाई देता है कि वही आदमी जो कास्ट में किसी एक पार्टी को ज्यादा समर्थन दे रहा था, जब क्लास में देख रहे हैं तो उसमें कुछ अंतर आ गया? क्या ऐसा होता है? नहीं, वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नहीं, कैसे होगा, वो हो ही नहीं सकता है। हमने उससे उसका पूछा, आपने वोट किसको दिया या किसको देंगे, उसकी जाति पूछी और ये तमाम चीजें पूछी, तो व्यक्ति एक ही बार बताता है वोट वो किसको दे रहा है। हम ये नहीं पूछ रहे उससे कि आप गरीब के तौर पे आप किसको वोट देंगे और जाति के आधार पर किसको वोट देंगे। वोट देने का सवाल तो एक ही बार पूछते हैं। सर अगर हम इसमें क्लैरिटी के लिए किसी एक तरीके से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए सामाजिक वर्गों से, जातियों के हिसाब से समझते हैं, अगर वो भी तो उतना ही कॉम्पोजिशन होगा ना। अगर आप उसको क्लास वाइज कर लें या कास्ट वाइज कर लें, कॉम्पोजिशन तो उतनी ही आएगी, एब्सोल्यूट नंबर तो उतने ही आने चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर तो सर्वे जिनके में नंबर्स तो उतने ही आएंगे ना। बिल्कुल, तो बस ठीक है। तो इसको अगर हम ये जो आपने अपर महायुति के लिए बताया है, अपर कास्ट उनके साथ ज्यादा है, मराठा उनके पास ज्यादा है, अन्य ओबीसी उनके पास ज्यादा है, दलित उनके पास ज्यादा है। तो इसमें छूटता जो है वो शेड्यूल ट्राइब छूटता है, मुस्लिम छूटता है मोटे तौर पर, और आदिवासी में लिखा भी है कि 30% एडवांटेज है। हाँ, तो उसमें शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम्स को अगर आप अलग कर रहे हैं तो बाकी ऑलमोस्ट बाकी सभी सामाजिक वर्गों में अगर लीड दिखा रहे हैं महायुति को, तो एक ये सेंस नहीं मिल रही इससे? क्या सेंस मिल रही है? गरीब और लोअर क्लास, गरीबों में देखिए लीड कितनी है। मैं सर वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि कोई एक सिस्टम पकड़े, या तो जाति का सिस्टम पकड़े या क्लास का सिस्टम पकड़िए। तो मैं जाति वाले सिस्टम की बात आपसे कर रहा हूं। जाति कह रही है अपर कास्ट भी, मराठा भी, ओबीसी भी, दलित भी। ये महायुति के साथ ज्यादा है। और इस तरफ है बुद्धिस्ट, इस तरफ है बुद्धिस्ट, न्यो बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड आदिवासी जो बड़ी क्लास है। हाँ, आदिवासीज में भी 30% की लीड है, मुस्लिम्स में भी 40-48% की लीड है, और जो न्यू बुद्धिस्ट है उसमें भी एक बड़ी सी लीड दिखाई पड़ती है। हाँ, तो इनका भी एक जो समूह है आपको काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये ग्रुप, ये छोटा ग्रुप नहीं है महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक नहीं लगता कि
मुस्लिम्स में सिर्फ 48% की लीड है महाविकास आघाड़ी को। इसका मतलब क्या मुस्लिम बहुत वोट सारा मुस्लिम महायुति वोट को भी मिल रहा है? नहीं, बट बिखर रहा है और इनकी तरफ नहीं जा रहा है, इनकी तरफ नहीं जा रहा है, इनके खिलाफ तो जा रहा है। इनके खिलाफ जा रहा है, इनकी तरफ नहीं जा रहा है। कई बार होता है ना, किसी का वोट बटने से किसी को एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम कास्ट बेसिस पर भी देखेंगे तो भी वोट डिवाइडेड है, मतलब बिल्कुल काफी 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 हद तक divided, divided। सर इसमें बड़ी कैटेगरी देखें, अगर महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र में 45-50% ओबीसी है, मराठा है 25 से 30%, उसके बाद दलित है। तो उन तीनों जो बड़ी कैटेगरी हैं, जो मुझे 70-80% दिख रही हैं, उसमें जो मैं संजय जी का ट्वीट देख रहा हूँ, उसमें 18%, 20% की लीड है। तो इसको अगर आप प्राइमा फेसी रीड करेंगे तो मेजर लीड, जो मतलब 80% में लीड मुझे महायुति की दिख रही है। वो सामने बैठे, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर इसको आप प्राइमा नहीं, फेसी वो पढ़ें तो 80% नहीं होगा। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो, अगर आप क्योंकि आप मुस्लिम्स को देखें, मुस्लिम का परसेंटेज देखें, आदिवासियों का परसेंटेज देखें महाराष्ट्र में, और नियो बुद्धिस्ट का, तो ये सिर्फ 20% तो नहीं है। आप कह रहे हैं ना 80% में महायुति को 20 तो नहीं है, ये बात तो सही है। 20 तो नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट, ये खुद भी 45-46%। 40% तो ऑलमोस्ट होगा। ये तो सेंसस के आंकड़े हैं ना, इसको ठीक है, देखने ठीक है, तो वो ठीक है। उस मुस्लिमों का देख लें, आदिवासियों को देख लें कितना परसेंटेज है। सर, अब leadership- 20-80 का नहीं है डिवीजन। लीडरशिप की नहीं, बात, लेकिन एक चीज में, एक सवाल मेरा और है कि अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें इस तरह का क्लोज कंटेस्ट तो कहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट था, क्लोज कंटेस्ट था। रिजल्ट ही क्लोज था। 30 और 17 वोट शेयर देखिए, नहीं, हम रिजल्ट तो सीट की बात सीटों के बारे में तो पहले फिर कह वही चुके हैं वाली कि बात, सीट तो एक अलग बात हो गई। वोट से ना हम जनाधार देख रहे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज देखें इस तो वक्त हम एनडीए का जनाधार देख रहे 43 हैं, दोनों का जनाधार बराबर है। एनडीए का 43.5 था और इंडी का 43.7 था, बिल्कुल पॉइंट जनाधार बराबर है। वो सीटों में कैसे कन्वर्ट हो बहुत गया? सारी सीटें सौरभ मैंने ऐसी देखी कि लोकसभा जीत गए और 4 सीटें महायुति जीती है, लेकिन वो एक सीट इतनी बुरी तरह हारी कि लोकसभा हार गई। ऐसी मैंने 7-8 सीट तो जनाधार देखने के लिए प्रदीप जी, हम दोनों का वोट शेयर देख रहे हैं कि कैसे बटे हुए हैं, वो सीटों में कैसे कन्वर्ट हो गया। सर, अब लीडरशिप के सवाल पर मैं पूछना चाहता था आपसे। लीडरशिप में ये दिखाया है कि उद्धव, आपका सर्वे ने पाया है उद्धव ठाकरे सबसे आगे नंबर 1 चॉइस दिखाई दे रहे हैं। 28% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इनके बाद कुछ लोगों का आश्चर्य हो, लेकिन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय हैं। एकनाथ शिंदे को 20% लोग पसंद कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के 28, एकनाथ शिंदे के 20, देवेंद्र फडणवीस को 16% लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर गैप बहुत है। शरद पवार जी 3%, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वैसे भी थोड़ा सा एडवांटेज होता है, जो भी हो, जिस पार्टी तो हैरानी की नहीं है आपके लिए ये? नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है। बट उद्धव ठाकरे इज मोस्ट पॉपुलर। हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि कुल 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसमें उसी दौरान कोरोना था। उसके लिए, उसकी हैंडलिंग के लिए बड़ी आलोचना हुई उनकी अपनी पार्टी टूटी इसलिए कि वो सरकार पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, मंत्रालय आते नहीं थे, कैबिनेट की बैठक नहीं लेते थे। इन सब कारणों से, मतलब कि हमारे जो विधायक हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा है। अजीत पवार उस सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे कि वो हमारे साथ जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। हमारा जो एमएलए है वो परेशान है कि अपने इलाके का डेवलपमेंट का काम नहीं करवा पा रहा। उसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे पॉपुलर हैं, बाकी जितने कंटेंडर हैं उनसे ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा कोई खास इसकी वजह सर जनता इस बात करके समझ में आई हो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि हम आंकड़े कागज़ पे बनाते नहीं हैं, हम फील्ड में जाके करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्या होता है। नॉर्मली ये पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं, जो अभी आपको दिख रहा है महाराष्ट्र में 2 खेमों में बटे हुए हैं लोग। एक खेमे में जो महायुति गठ है, महायुति के खेमे में देवेंद्र फडणवीस एक तरह से दबे जबान में, खुले जबान में चीफ मिनिस्टर के पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो उनके वोटर पार्टी, अगर आप बीजेपी के वोटरों को देखेंगे तो उनके दिमाग में, उनके लिए फडणवीस इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आप देखेंगे महायुति के जो दोनों कैंडिडेट उसमें बटा हुआ है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बारे में बात करें तो वहां पे भी कोई कंसेंसस नहीं है कि उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। लेकिन फिर भी जितना वहां पर डिवीजन दिखाई पड़ता है महायुति में, इतना डिवीजन यहां नहीं है। कांग्रेस का कोई कड़ा दावेदार नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इनके जो वोटर हैं उनके लिए लगता है कि उद्धव ठाकरे ही उनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये उनके कामकाज का आकलन नहीं है कि लोगों ने कहा कि उनका कामकाज कैसा था,
लेकिन चूंकि पार्टी लॉयलिस्ट इतने आजकल बटे हुए हैं, तो इनके गठबंधन का वोट जो है वो ज्यादा उद्धव को मिल रहा है, और उनका जो महायुति का जो गठबंधन का जो दोनों चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, उन्हें बटा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट इशू में ये आया है मैं इस बात पे कुछ कहूंगा, पहले आप बोल दीजिए। हाँ, अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, मैं इसलिए आप कह लीजिए अपनी बात, कर फिर हम अगर जो संजय जी कह रहे हैं, मैं इससे काफ़ी, जैसे टीवी डिबेट में जाता हूँ और शिवसेना के, यूबीटी के और दोनों के होते हैं, वहाँ पे अलग दिखता है। कोई पब्लिक डिबेट ऐसी नहीं दिखती जहाँ पे आपको देवेंद्र फडणवीस और शिविर शिंदे के बीच में फाइट दिखती हो, जबकि यहाँ पे डेली पब्लिक फाइट है। फाइट नहीं, पसंद की बात। फाइट पसंद की नहीं बात है, है, फाइट नहीं है। तो बीजेपी का वोटर जो है पसंद करता वो मुख्यमंत्री तो किसी को भी बना दे, लेकिन विजयी के वोटर के मन में क्या है ना, आप जब हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, तो वो फडणवीस को देते हैं वोट, वो कहते हैं फडणवीस है हमारा एक बड़ा मुद्दा जो है वो मराठा आरक्षण का मुद्दा है। इसको लेकर के सवाल बड़े दो तीन सवाल इसको लेकर के हुए थे। एक तो जो मनोज जरांगे पाटिल हैं, जो कि लीडर हैं मराठा रिजर्वेशन की डिमांड के, उनका नाम ज्यादातर लोग जानते हैं और ज्यादातर लोग सहमत हैं, इवन ओबीसीज में भी ज्यादातर लोग सहमत हैं कि इनकी मांग जायज है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा जो इसकी एक और इसके सामने जो फाइंडिंग है वो ये कि मराठा और ओबीसी में कोई टकराव नहीं है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। तो ये कोई फ्लैश पॉइंट एज सच नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप मराठा वर्सेस अदर्स कर सकें। और इधर दोनों में ही, मराठा में और ओबीसी में सर्वे में 18 पॉइंट और 20 पॉइंट आगे है महायुति। तो एक तो आपने कहा फ्लैश पॉइंट नहीं है, दोनों में आगे भी है। वैसे थोड़ा अजीब है कि ओबीसी जो कैटेगरी है वो किसी नई कैटेगरी को इंक्लूड करने के अपोजिशन में नहीं हो रही है। थोड़ा सुनने में थोड़ा, क्योंकि कोई भी जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी होती है वो नहीं चाहती कि नहीं। मनोज जरांगे पाटिल अगर अपने कैंडिडेट देते हैं, ये भी सवाल था, तो लोगों ने कहा कि हाँ उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव देते हैं और सर्वे ये बता रहा है कि मराठा और ओबीसी में महायुति को लीड है महाविकास आघाड़ी के ऊपर, तो ये अगर लड़ते हैं तो इसका नुकसान तो सीधा महाविकास आघाड़ी को ही होना है। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि इस वक्त जिस पार्टी की सरकार है, जनता को ये लगता है कि भाई अगर आरक्षण के मुद्दे पर अगर कोई पार्टी पहल कर सकती है या किसी पार्टी से ज्यादा उम्मीद है, तो उनको रूलिंग पार्टी से होता है। इसी के लिए आपको मराठा का वोट भी इनके तरफ दिखाई पड़ता है। और अगर जरांगे पाटिल चुनाव लड़ते हैं तो उसका महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ही नुकसान होगा। सर, ये जो आपने एक सवाल इसमें लाभार्थियों वाला हुआ है, तो वो लाभार्थी से कोई खास वोट में फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, ये फाइंडिंग्स में दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं हमको इस स्कीम का लाभ मिला, सेंटर की स्कीमें ज्यादा लोगों तक पहुंची है बजाय कि स्टेट्स की स्कीमों के। स्टेट्स में एक स्कीम सबसे ज्यादा लोकप्रिय, वो लड़की बहन योजना, उसका लाभ भी मिल गया, सब जानते भी। देखिए स्कीम्स पर मोटी सी बात क्या है, जैसे जब मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी आए थे, तो कम से कम मेरा विश्लेषण यह था कि हम कई बार स्कीम्स के सहारे किसी पार्टी की जीत या हार को ओवरस्टेट करते हैं। सिर्फ एक स्कीम के बदले ना तो पार्टी जीत सकती है ना हारती है, लेकिन उस स्कीम का फायदा जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार इतनी बड़ी जीत हासिल की उसमें सिर्फ लाडली बहना स्कीम के ही कारण ही, लेकिन हाँ लाडली बहना हमेशा राज्यों में हमने देखा स्कीम के जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनका वोट झुका रहता है रूलिंग पार्टी के पक्ष में। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कीम के सारे बेनिफिशियरीज रूलिंग पार्टी को वोट करते हैं और जो स्कीम के बेनिफिशियरीज नहीं होते हैं वो उनके खिलाफ एक वेट ज्यादा रहेगा, वजन हमेशा रहता है सरकार की तरफ। वही इन आंकड़ों में भी दिख रहा है। जो लाड़की योजना है उसकी जो पिछले 5 महीने, वो लोकसभा के बाद आई है ज्यादा, और उसके जो 5 किस्त हैं वो अभी गई हैं पिछले 5। सर, आप फाइनली बिल्कुल आपके एक क्लोजिंग कमेंट का समय आ गया है। तीनों के आपके मेन टेकअवेज जो आप मानते हैं इस सर्वे का, आप तो तीनों, आप दोनों ने भी देख ही लिया, उन्होंने सर्वे किया है, और क्या कोई क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है? ये नहीं, क्लियर ट्रेंड तो नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होने जा रहा है, दोनों में, लोकसभा में भी वोट शेयर के हिसाब से क्लोज कंटेस्ट था, इसमें भी क्लोज कंटेस्ट, कोई क्लियर विनर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो ये था कि कौन सी शिवसेना है, शिंदे कौन है, एनसीपी कौन है, वो अब लोगों के दिमाग में सेटल हो गया, जो लोकसभा में नहीं था। लोकसभा में नहीं पता था कि कौन किसकी तरफ है, वो सेटलमेंट है, तो ज़्यादा क्लैरिटी से आएगा। मुझे लगता है हंग नहीं होगा इस बार। जो क्लोज कॉन्टेस्ट होते हुए भी डिसीजन क्लियर आएगा। और सीट कैसे बटेंगी वोटों के बाद, वो तो सर ने कहा कि मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर है उसके बारे में। और देखिए सौरभ, वो भारत में ज्यादा अटेम्प्ट होता है। मैं पिछले साल मेरा यूके में रहना हुआ, वहां पे वो वोट शेयर पे ही बात छोड़ देते हैं। अमेरिका पे इलेक्शन असेसमेंट देखेंगे, वो वोट शेयर पे छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं सीटों का। और इसी के लिए नहीं, वो अटेम्प्ट करते उनसे पूछिए। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने 2014 4 से लेके 5 से लेके 14 तक हर चुनाव में किया, हर समय किया। सीट
सीट हमेशा करते रहे, हमने 10 साल किया, छोड़ दिया इसके बाद अब करना, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि जब भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जाती है सड़क पर और बड़े अनाड़ी गाड़ी चलाने वाले आ जाते हैं तो बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। हम गाड़ी पार्क नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी चलाएंगे लेकिन सावधानी से चलाएंगे, दूसरों जैसे अनाड़ी तरीके से नहीं। हम इंतजार करेंगे सर उस दिन का।